क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज सुबह अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो कैल्शियम की गोली खाई गई है वो हड्डियों तक पहुंच ही नहीं रही है। ये बहुत ही आम बात है आजकल और ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं होता। हाँ, और बल्कि वो गोली सीधे किडनी में जा रही है और धीरे धीरे पथरी का रूप ले रही है। मतलब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना। बिल्कुल, बहुत डरावना है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही जैविक विरोधाभास की परतें खोलने वाले हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि उम्र का बढ़ना एक ढलान की तरह, जहां शरीर का साथ छोड़ना तय है। हाँ, लोगों ने इसे एक अटल सच मान लिया है। लेकिन जरा अपने दादा परदादाओं को याद कीजिए। मतलब वो 90 साल की उम्र में भी बिना लाठी के बिल्कुल सीना तान कर चलते थे। सही बात है। और आज आज 50 की उम्र पार करते ही सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों से कट-कट की आवाजें आने लगती हैं। एकदम सही कहा आपने, पैर कांपने लगते हैं। तो आज का हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। हम समझेंगे कि विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को मिलाकर शरीर को हमेशा के लिए लाठी मुक्त कैसे रखा जा सकता है। ये जो दादा परदादाओं वाली तुलना है ना, ये सच में एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। वो जो घुटनों से कटकट की आवाज आती है या पिंडलियों में दर्द रहता है, वो महज बढ़ती उम्र नहीं है। तो फिर वो क्या है? दरअसल ये शरीर का अपना इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि अंदर का बुनियादी ढांचा दरक रहा है। अच्छा, तो विज्ञान के नजरिए से देखें तो 50 की उम्र के बाद असल में होता क्या है? देखिए, मुख्य रूप से दो बहुत बड़े बदलाव होते हैं। पहला है सार्कोपेनिया। इसका सीधा सा मतलब है हमारी मांसपेशियों का धीरे धीरे सिकुड़ना या खत्म होना। सार्कोपेनिया मतलब जैसे किसी इमारत की दीवारों से सीमेंट झड़ने लगे। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और दूसरा बदलाव है हड्डियों से कैल्शियम का बहुत तेजी से बाहर निकलना। विशेषकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलावों के कारण ये रिसाव बहुत तेज हो जाता है। बाप रे। तो एक तरफ मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और दूसरी तरफ हड्डियां खोखली हो रही हैं। हाँ। और अगर हम इसे आयुर्वेद के चश्मे से देखें तो इस पूरी प्रक्रिया को वात का प्रकोप कहा गया है। वात का मतलब है शरीर में हवा और खुश्की यानी रूखेपन का बढ़ना। तो ये रूखापन हड्डियों को कैसे प्रभावित करता है? तो जब उम्र के साथ ये वात बढ़ता है तो ये हमारे जोड़ों के बीच मौजूद उस प्राकृतिक चिकनाई या कह लें ग्रीस को पूरी तरह से सुखा देता है। जब ग्रीस सूख जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। अरे बाप रे। और वहीं से दर्द और सूजन शुरू होती है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब भी हड्डियों के कमजोर होने या कैल्शियम की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहला समाधान यही आता है कि फार्मेसी जाओ और कैल्शियम सप्लीमेंट ले आओ। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। मतलब ये तो एक बहुत ही सीधा गणित लगता है ना। शरीर में कैल्शियम कम है तो बाहर से गोली खा लो और कमी पूरी कर लो। फिर वो गोली हड्डियों में जाने के बजाय किडनी में पत्थरी कैसे बन रही है? गणित के हिसाब से ये सीधा लगता है, लेकिन हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। मतलब आपने एक पुर्जा निकाला और दूसरा फिट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रणाली है। तो शरीर उस गोली को कैसे देखता है? जब हम बाहर से सिंथेटिक या कृत्रिम कैल्शियम शरीर में डालते हैं तो शरीर का सिस्टम अक्सर उसे एक साधारण प्राकृतिक भोजन के रूप में पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि कोई अजनबी तत्व आ गया है। अच्छा, मतलब शरीर उसे रिजेक्ट कर देता है। एक तरह से हाँ, शरीर को सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उसे बायो अवेलेबल कैल्शियम चाहिए। ऐसा कैल्शियम जिसे कोशिकाएं तुरंत पहचान सकें। बायो अवेलेबल। तो क्या गोलियां बायो अवेलेबल नहीं होती? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इसके अलावा कैल्शियम को हड्डियों के अंदर तक पहुंचाने के लिए शरीर को कुछ कोफैक्टर्स या कह लें सहायक तत्वों की जरूरत होती है। आधुनिक जीवन शैली में हम सिर्फ कैल्शियम की गोली खा लेते हैं, लेकिन उन कोफैक्टर्स को भूल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो कृत्रिम कैल्शियम खून में तो घूमता रहता है, लेकिन हड्डियों में प्रवेश नहीं कर पाता। तो फिर वो खून से बाहर कैसे निकलता है? अंततः शरीर उसे खून से बाहर निकालने के लिए किडनी की तरफ धकेल देता है, जहां वो जमा होकर पथरी बन जाता है। ओहो, तो हम मूल रूप से एक बिना पते की चिट्ठी भेज रहे हैं जो कभी अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सच में चौंकाने वाला है। बिल्कुल है। तो अगर हम इन सिंथेटिक गोलियों को कूड़ेदान में डाल दें तो वो असली बायो अवेलेबल कैल्शियम कहाँ मिलेगा? वो हमारी रसोई में ही मौजूद है। और इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है तिल का। तिल? हाँ, अगर हम इसके आंकड़ों पर नजर डालें तो आधुनिक विज्ञान यह साबित कर चुका है कि 100 ग्राम तिल में लगभग
975 मिलीग्राम प्राकृतिक कैल्शियम होता है। रुको 975 मिलीग्राम। हाँ जी। अगर हम इसकी तुलना दूध से करें, जिसे हमेशा से कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है, तो उसमें कितना होता है? 100 मिलीलीटर दूध में सिर्फ 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। क्या बात कर रही हैं? मतलब तिल में दूध से लगभग 8 गुना ज्यादा कैल्शियम है। तो क्या बचपन से जो हमें दूध पीने के लिए कहा जाता रहा है, वो सिर्फ एक बहुत अच्छी मार्केटिंग थी? हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते। दूध के अपने फायदे हैं, लेकिन जहां तक सिर्फ कैल्शियम के घनत्व की बात है, तो हाँ, तिल दूध से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा। आयुर्वेद में तिल को बल्य यानी शरीर को फौलादी ताकत देने वाला कहा गया है। ये सिर्फ हड्डियों को ही नहीं, बल्कि दांतों और बालों को भी झड़ने से रोकता है। तो ये तो बहुत ही आसान है। मतलब मैं कल सुबह से ही एक मुट्ठी कच्चे तिल चबाना शुरू कर दूंगा। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ करते हैं। तिल को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। क्यों? कच्चे तिल में ऐसा क्या है? क्या वो पचते नहीं है? कच्चे तिल में ऑक्सैलेट्स नाम के रासायनिक तत्व होते हैं। आप इन्हें एक तरह की माइक्रोस्कोपिक हथकड़ी समझ सकते हैं। हथकड़ी? हाँ, जब आप कच्चा तिल खाते हैं तो ये ऑक्सैलेट्स तिल के कैल्शियम को जकड़ कर रखते हैं और हमारी आंतों को उसे सोखने ही नहीं देते। आप कैल्शियम खा तो रहें, लेकिन वो शरीर को लग नहीं रहा है। अरे बाप रे! तो इस हथकड़ी को कैसे तोड़ा जाए? बहुत आसान है, भुनकर। तिल को हमेशा धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भुनना चाहिए, जब तक कि उनमें से चटकने की आवाज ना आने लगे। तो भूनने से वो हथकड़ी टूट जाती है? बिल्कुल। गर्मी इन ऑक्सलेट्स के बंधन को तोड़ देती है और इसे खाने का सबसे वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीका ये है कि इन भुने हुए तिलों को थोड़े से गुड़ और सौंठ के पाउडर के साथ मिलाकर कूट लें। सौंठ मतलब सूखी अदरक, है ना? हाँ, सूखी अदरक। फिर इसके लड्डू या चूर्ण बना लें। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें गुड़ और सौंठ मिलाने का कोई खास वैज्ञानिक कारण है या सिर्फ स्वाद के लिए? बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है। यही तो वो को-फैक्टर्स हैं जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। ओह, तो गुड़ और सौंठ को-फैक्टर्स हैं। जी, गुड़ शरीर को प्राकृतिक आयरन देता है जो खून बनाता है, और सौंठ उस वात को या जोड़ों की खुश्की को कंट्रोल करती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। क्या बात है! ये तो एक पूरा फॉर्मूला बन गया। हाँ, सुबह नाश्ते के बाद बस इसका 1 चम्मच लेना ही पर्याप्त है। तो चलिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए तिल हो गया, लेकिन शरीर का ढांचा सिर्फ कैल्शियम से तो नहीं बनता ना? एकदम सही। हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस की भी उतनी ही जरूरत होती है। फास्फोरस का क्या काम है इसमें? देखिए, कैल्शियम अगर ईंट है तो फास्फोरस वो सीमेंट है जो उसे बांध कर रखता है। और इसका सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है मखाना। मखाना आजकल तो ये बहुत लोकप्रिय स्नैक बन गया है। मतलब हर कोई मखाना खा रहा है। और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। मखाने में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल शून्य होता है और ये फास्फोरस से भरा होता है। लेकिन इसकी सबसे जादुई चीज है इसमें मौजूद एंटी एजिंग एंजाइम्स। एंटी एजिंग वो कैसे काम करते हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी कोशिकाओं के अंदर के प्रोटीन्स डैमेज होने लगते हैं। मखाने के ये एंजाइम्स शरीर के अंदर जाकर उन डैमेज्ड प्रोटीन्स की मरम्मत करते हैं। अरे वाह! मतलब ये एक तरह से सेलुलर लेवल पर शरीर की टूट-फूट को रोकता है। तो इसे खाने का सही तरीका क्या है? क्या इसे भी भूनना पड़ता है? हाँ, 1 चम्मच गाय के घी में मखानों को कुरकुरा होने तक भून लें और उसमें थोड़ी काली मिर्च और सेंधा नमक मिला लें। और जो बुजुर्ग लोग इसे चबा नहीं सकते, उनका क्या? उनके लिए इसे पीसकर पाउडर बना लेना चाहिए। फिर इस पाउडर को बिना चीनी के खजूर की मिठास के साथ गुनगुने दूध में मिलाकर मखाना खीर की तरह लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमने तिल और मखाने से अपनी हड्डियों की डेंसिटी या कह लें घनत्व को एकदम बढ़िया कर लिया, हड्डियां मजबूत हो गईं। बिल्कुल। लेकिन अब इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं। शरीर कोई स्थिर इमारत तो है नहीं, हम चलते फिरते हैं, मुड़ते हैं। हाँ, शरीर लगातार मोशन में रहता है। तो अगर हड्डियां मजबूत हैं लेकिन उनके बीच की वो ग्रीस सूख गई है, तो चलते समय घर्षण होगा, दर्द तो फिर भी होगा। उस ग्रीस को वापस कैसे लाएं? और यहीं पर इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। जोड़ों के बीच की सूखी हुई ग्रीस को वापस लाने का काम करता है अलसी। अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स। ये जोड़ों की सूजन को कैसे खत्म कर सकती है? अलसी के अंदर एक बहुत ही खास तत्व होता है जिसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं।
ये कोई साधारण फैटी एसिड नहीं है। तो फिर क्या है ये एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो जोड़ों के अंदर जाकर सूजन और आर्थराइटिस के जड़ से कम करने का काम करता है। समझ गया। लेकिन इसमें एक और रहस्य छिपा है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, और वो है लिग्नेंस। ये क्या होते हैं और ये महिलाओं के लिए इतने खास क्यों हैं? इसे ऐसे समझिए, मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अचानक बहुत तेजी से गिर जाता है। अच्छा। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो हड्डियों को कैल्शियम पकड़कर रखने का संकेत देता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो हड्डियां तेजी से गलने लगते हैं। अलसी में मौजूद ये लिग्नेंस असल में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस मतलब ये शरीर के प्राकृतिक हार्मोन की नकल करते हैं? बिल्कुल, ये शरीर में जाकर एस्ट्रोजन की नकल करते हैं और शरीर को ये विश्वास दिलाते हैं कि हार्मोन अभी भी मौजूद है। अरे वाह! इससे हड्डियों का जो अचानक क्षय होना शुरू हुआ था वो रुक जाता है। ये शरीर को हैक करने जैसा है, लेकिन पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से। ये तो सच में कमाल का एक बायोलॉजिकल हैक है। लेकिन मैंने सुना है कि अलसी को इस्तेमाल करने के नियम बहुत बहुत सख्त हैं। क्या ये सच है? 100% सच है। और ये एक ऐसा नियम है जिसे नजरअंदाज करने पर भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा, ऐसे क्या नियम है? सबसे पहली बात, अलसी की तासीर प्राकृतिक रूप से बहुत गर्म होती है, इसलिए पूरे दिन में सिर्फ 1 चम्मच ही खाना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 1 चम्मच, ठीक है। दूसरी और सबसे अहम बात, साबुत अलसी के बीज हमारा पेट पचा नहीं सकता, वो वैसे ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसका पूरा फायदा लेने के लिए इसे पीस कर पाउडर बनाना पड़ता है। तो इसमें परेशानी क्या है? मतलब एक ही बार में ढेर सारा पाउडर बनाकर डिब्बे में रख लें? और यही लोग गलती कर बैठते हैं। पिसी हुई अलसी हवा के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होने लगती है। ऑक्सीडाइज? इसका क्या मतलब हुआ? इसका कड़ा नियम ये है कि पिसी हुई अलसी को हर हाल में 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप इसे 7 दिन से ज्यादा रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर कड़वी हो जाती है। अरे हाँ, इसके हेल्दी फैट्स खराब हो जाते हैं और ये दवा से बदलकर शरीर के लिए एक जहरीला तत्व बन जाती है। बाप रे! मतलब हवा के संपर्क में आते ही ये जहर बन सकती है। ये तो सच में बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आप इसे बस ताज़ा पीसें और आटे में गूंथ लें या छाछ में मिला लें। बिल्कुल, ताज़ा पीसना ही सबसे सही है। चलिए, तो अब तक हमने दिन भर में अपनी हड्डियों को मजबूत किया और ग्रीस दी, लेकिन रात का क्या? रात का मतलब? इसे मैं ऐसे देखता हूँ। मान लीजिए आप दिन भर अपनी गाड़ी को 60-70 की स्पीड पर चलाते हैं। आप चलती हुई गाड़ी का इंजन तो ठीक नहीं कर सकते ना? हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको उसे रात में गैराज में खड़ा करना पड़ता है ताकि उसकी सर्विसिंग हो सके। शरीर के साथ भी तो यही होता होगा। मतलब दिन भर की भागदौड़ से जो सूक्ष्म टूट-फूट होती है, शरीर उसकी मरम्मत कब करता है? रात को सोते समय। आपका वो सर्विसिंग वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। और इस रात की सर्विसिंग के लिए शरीर को जो सुपर फ्यूल चाहिए, उसे पारंपरिक रूप से सुनहरा दूध कहा गया है। सुनहरा दूध यानी गोल्डन मिल्क। ये सिर्फ कोई दूध का ग्लास नहीं है, ये रिकवरी का एक पूरा विज्ञान है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसमें हल्दी का इस्तेमाल होता होगा। हाँ, हल्दी तो इसमें मुख्य है। हल्दी तो अपने एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन सिर्फ दूध में हल्दी मिला लेना तो काफी नहीं होगा, है ना? इसका सही फॉर्मूला क्या है? सही कहा आपने, सिर्फ हल्दी मिलाना काफी नहीं है। इसका जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह काम करता है। 1 ग्लास गाय के दूध में आधा चम्मच कच्ची हल्दी का पेस्ट या शुद्ध पाउडर डालें। ठीक है। उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाएं और सबसे जरूरी चीज, उसमें आधा चम्मच गाय का शुद्ध घी डालें। एक मिनट। दूध में घी? लोग तो वैसे ही आजकल कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ने के डर से घी से दूर भागते हैं। हल्दी और काली मिर्च तक तो बात समझ आती है, लेकिन घी का यहाँ क्या काम है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसे आयुर्वेद में अनुपान कहा जाता है। अनुपान? जी, अनुपान का मतलब है वो वाहन या सवारी जो औषधि को शरीर के सही हिस्से तक ले जाती है। हल्दी के अंदर जो सबसे ताकतवर तत्व होता है उसे करक्यूमिन कहते हैं। हाँ, करक्यूमिन के बारे में सुना है मैंने। ये करक्यूमिन पानी या दूध में आसानी से नहीं घुलता। ये फैट सॉल्युबल है, यानी ये सिर्फ वसा या चिकनाई में ही घुलता है।
अच्छा, तो मतलब अगर हमने फैट यानी घी नहीं डाला तो शरीर उस हल्दी को सोख ही नहीं पाएगा, वो बस पेट से होके बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल। वो घी कर्क्यूमिन और दूध के कैल्शियम को अपने साथ बांधता है और हमारे शरीर के हर छोटे बड़े जोड़ तक गहराई से पहुंचाता है। अरे वाह। बिना घी के हल्दी का फायदा आधा भी नहीं मिलता। इसे मीठा करने के लिए आप इसमें थोड़ी मिश्री या गुड़ मिला सकते हैं। और इसे पकाना कैसे? इसे तब तक उबालना है जब तक हल्दी का पूरा अर्क दूध में समा ना जाए। ये सुनहरा दूध रात भर आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करता है और इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देता है कि आम बीमारियां तो पास भी नहीं फटकती। ये हुई ना बात। तो सर्विसिंग भी हो गई। लेकिन अब एक कदम और पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। हमने हड्डियां फौलादी कर लीं, ग्रीस वापस आ गई, मरम्मत हो गई। लेकिन ये पूरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा तो नहीं है ना। हड्डियों को उनकी जगह पर पकड़कर कौन रखता है? हमारी नसें और मांसपेशियां। बिल्कुल, नर्वस और मस्कुलर सिस्टम। अगर नसें ही कमजोर पड़ जाएं तो शरीर कांपने लगता है, जिसे हम ट्रेमर्स कहते हैं। इसके लिए विज्ञान और आयुर्वेद क्या कहते हैं? इसके लिए हमें दक्षिण भारत के बुजुर्गों की जीवन शैली की तरफ देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतनी उम्र में भी इतने सक्रिय कैसे रहते हैं? सच कहूं तो मैंने कभी इस पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य उनके पारंपरिक भोजन इडली और डोसे में छिपा है। इडली और डोसा, वो कैसे? ये तो फर्मेंटेड चावल होता है ना? चावल होता है, लेकिन क्योंकि इन दोनों में काली उड़द की दाल का भरपूर इस्तेमाल होता है। अच्छा, उड़द की दाल। जी, आयुर्वेद में इस दाल को बहुत ही खास दर्जा दिया गया है। इसे मांसवर्धक यानी मांसपेशियों का विकास करने वाला और अस्थि पोषक कहा गया है। ये दाल हमारे नर्वस सिस्टम के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। तो जिन्हें उम्र के साथ हाथ या पैर कांपने की समस्या होती है, उनके लिए ये एक प्राकृतिक दवा है। बिल्कुल है। तो इसे रोजमर्रा के भोजन में कैसे शामिल करें? हर कोई तो रोज इडली नहीं खा सकता। सबसे अच्छा तरीका है कि छिलके वाली काली उड़द की दाल का सूप बनाया जाए और उसमें लहसुन और हींग का तड़का लगाया जाए। लहसुन और हींग का तड़का। लहसुन वैसे भी अपनी गर्माहट और औषधीय गुणों के कारण जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। चलिए, तो हमारे पास अब सारे सुपरफूड्स की लिस्ट तैयार है। तिल, मखाना, अलसी, सुनहरा दूध और उड़द की दाल। हाँ, ये पांचों चीजें बहुत अहम हैं। लेकिन मुझे अभी भी उस बात की चिंता है जो हमने शुरुआत में की थी, कोफैक्टर्स। अगर हम ये सब खा लें लेकिन शरीर इसे सोखने के लिए तैयार ही ना हो, तो क्या ये सब बेकार नहीं हो जाएगा? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर वापस आए हैं। ये सब खाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा अगर हम 2 अनिवार्य नियमों का पालन ना करें। वो 2 नियम क्या हैं? शरीर कोई खाली डिब्बा नहीं है जिसमें आपने अच्छा खाना डाला और वो काम करने लगा। ये कोफैक्टर्स और कैटलिस्ट्स पर काम करता है। और इसमें सबसे पहला नियम है विटामिन डी। विटामिन डी। तो अगर मैं तिल और दूध पी रहा हूं लेकिन मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, तो उस कैल्शियम का क्या होगा? वो कैल्शियम बस आपके खून में घूमेगा और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अरे बाप रे, सारा का सारा? लगभग। कैल्शियम को हड्डियों के अंदर लॉक करने के लिए यानी ताला लगाने के लिए विटामिन डी उस चाबी का काम करता है। बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता। तो ये चाबी मिले भी कहां से? और इस चाबी के लिए आपको कोई महंगी दवा नहीं चाहिए। रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट धूप में बैठना है, अपनी पीठ को धूप के तरफ करके। बस धूप में बैठना है? जी हाँ। सूरज की किरणें त्वचा के संपर्क में आते ही एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती है। ये तो मतलब सच में कमाल की मशीनरी है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम पानी पीने के तरीके से जुड़ा है। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग अक्सर खड़े होके जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं। हाँ, मैं खुद भी कई बार ऐसा करता हूँ। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा दादी नानी के नुस्खे जैसा लगता है। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों का क्या लेना देना? ये पूरी तरह से फ्लूइड डायनामिक्स और शरीर की नसों के प्रेशर का विज्ञान है। वो कैसे? जब हम खड़े होकर तेजी से पानी पीते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। पानी बहुत तेजी से किडनी से गुजरता है,
जिससे किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। अच्छा। इसके अलावा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी जोड़ों में जाकर जमा होने लगता है। ओहो। इससे जोड़ों में वात या हवा भर जाती है और अंततः यही सूजन और भयंकर दर्द का कारण बनता है। मतलब सिर्फ पानी पीने के गलत तरीके से इतना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, इसलिए पानी हमेशा बैठकर इत्मीनान से घूट घूट कर पीना चाहिए ताकि मुंह की लार उसमें अच्छे से मिल सके और पाचन तंत्र को कोई झटका ना लगे। ये छोटी छोटी आदतें कितनी गहरी साइंस से जुड़ी हैं, ये देखना सच में अद्भुत है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जी बिल्कुल साफ है। उम्र सच में सिर्फ एक नंबर है और हमारा शरीर एक ऐसी बेहतरीन मशीन है जो अपनी मरम्मत खुद करना जानती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम शॉर्टकट खोजते हैं। हाँ, जैसे दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया। हाँ। या कैल्शियम कम हुआ तो कोई सिंथेटिक गोली निगल ली। असली चाबी ये समझना है कि शरीर प्राकृतिक चीजों को कैसे प्रोसेस करता है। सही कहा आपने। तिल के कैल्शियम को ऑक्सलेट से मुक्त करने के लिए उसे भूनना, अलसी के लिग्निन्स का इस्तेमाल करना और हल्दी के करक्यूमिन को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए घी रूपी सवारी का इस्तेमाल करना, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। और ये सब बहुत आसान भी है। तो अगर श्रोता चाहें तो इसे एक 30 दिन के चैलेंज की तरह ले सकते हैं। इन 5 सुपर फूड्स और 2 नियमों में से सिर्फ किन्हीं 3 को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना ले और फिर देखें कि शरीर कैसे बदलाव महसूस करता है। बिल्कुल, निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप शरीर को सही कच्चा माल और सही माहौल देंगे तो वो वापस एक मजबूत और बिना लाठी वाले जीवन की तरफ लौट सकता है। और इसी बात पर मैं सभी को एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने आज देखा कि कैसे शरीर सिंथेटिक कैल्शियम को एक बाहरी तत्व मानकर उसे खारिज कर देता है और वो किडनी में पथरी बन जाता है। इस एक तथ्य ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी आज की इस आधुनिक इंस्टेंट जीवन शैली में हम और कितने ऐसे महंगे सप्लीमेंट्स, विटामिन्स और पाउडर रोजाना ले रहे हैं जिन्हें हमारा शरीर अंदर ही अंदर पूरी तरह से नकार रहा है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या जो शायद फायदा करने के बजाय हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भोजन को घी में पकाने, सुबह की धूप सेकने और पारंपरिक तरीकों से मसालों का इस्तेमाल करने जैसे उन पुराने असली को-फैक्टर्स को छोड़ दिया है और शॉर्टकट अपना लिए हैं। सच में हमें अपने तौर तरीकों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। अपने 90 साल के उन दादा परदादाओं की उस सीना तान कर चलने वाली चाल को याद कीजिएगा। उनका रहस्य किसी महंगी फार्मेसी की चमकदार डिब्बी में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो उसी धूप, उसी भुने हुए तिल और उसी सुनहरे दूध में छिपा था जिसे आज हमने पुराने जमाने की बात कहकर छोड़ दिया है। आधुनिक सुविधाओं और इस गहरे पारंपरिक विज्ञान के बीच के इस फासले पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने शरीर को समझते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ किसी और गहराई में गोता लगाने के लिए।